future our priority. वेलकम टू सोलोमन एजुकेशनल हब। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और हम पढ़ेंगे कि अगर हमें प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करना है, अलग अलग प्लांट्स की फैमिलीज़ को स्टडी करना है, तो कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमें कंसिडर करना होता है बेटा, और साथ ही साथ उनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्लांट को, किसी भी फ्लावर को। उससे पहले हम एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जो मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, मिसेस कैथराइन इसाउ। इनके बारे में हमें जानना है, समझना है। एक्चुअली बेटा आप लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली, बट एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी सीरीज़ में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को पहले कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। चलिए, आई होप आप सभी एनर्जेटिक हैं मैम की तरह और आप सभी रेडी हैं पढ़ने के लिए। बेटा सबसे पहले जो आता है, देखिए, कैथराइन इसाउ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन इन 1898। 1898 में इनका बर्थ हुआ है बेटा। एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी, और रिसीव किया है अपनी डॉक्टरेट की डिग्री 1931 में। मतलब इनका जो इंटरेस्ट था वो प्लांट्स को लेकर के ज़्यादा था। इन्होंने अपनी पीएचडी जो करी है बेटा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बहुत सारे प्लांट कैटेगरीज़ में, बहुत सारी फैमिलीज़ को जान करके, तो अलग अलग चीज़ों को जाना इन्होंने और प्रॉपर पब्लिकेशंस अपनी दी हैं। जैसे हम लोग डॉक्टरेट करते हैं ना, तो हमें अपने एग्ज़ाम्स, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करना होता है। तो बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनेगा। She reported in her early publications that the curly top virus spread through a plant via the food conducting or the phloem tissue. बेटा this was the question जो नीट में आ चुका है। एग्जामिनर यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है? बेटा एक क्वेश्चन आया था एक बार जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि कोई भी अगर कर्ली टॉप वायरस है, ठीक है, अगर कर्ली टॉप वायरस है जो आपकी प्लांट में कोई डिजीज़ कर रहा है या कोई सिम्टम्स दिखा रहा है, तो वो किस वस्कुलर टिश्यूज़ में किससे स्प्रेड होगा, जाइलम से होगा या फ्लोएम से होगा? तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना था कि फ्लोएम के थ्रू और फूड कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू बेटा डिजीज़ जो है वो स्प्रेड की जाती है। इसाउ का भी कहना यही था और इन्होंने अपनी जो बुक द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है, और अगर आपको सीड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो आपकी इनकी लिखी बुक द एनाटमी ऑफ द सीड प्लांट्स ज़रूर अपनी रिसर्च में मेंशन करना चाहिए बेटा। द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथराइन इसाउ वॉज पब्लिश्ड इन 1960। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1960 में 1960 में इनकी बहुत ही प्रेस्टीज बुक आई है जिसको हम कहते हैं द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि एनाटमी ऑफ द सीड प्लांट किसने लिखी है, तो बच्चे क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आप बैंथम एंड हुकर से कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ रहे हैं, कभी आप ऑस्वाल और टिपो से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। The Anatomy of the Seed Plant was written by Catherine Isau in 1960. I hope ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं बच्चा पार्टी। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं बेटा। It was referred to as Webster's of the Plant Biology. It is encyclopedic. बेटा कहते हैं ना कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको पता है कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने फादर को जाके बोलोगे या टीचर को जाके बोलोगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इनकी जो ये बुक थी एनाटमी ऑफ द सीड प्लांट,
जो भी रिसर्चर्स बॉटनिस्ट होते हैं या बॉटनी फील्ड में काम करते हैं या स्पर्मे प्लांट्स के अंदर काम करते हैं बेटा, उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी होती है। तो एक तरीके का वास्ट कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं बेटा। साथ ही साथ 1957 में she was elected to the National Academy of Sciences and becoming the 6th woman to receive the honor. In addition to this prestige received the National Medal of Sciences। इनको 2 प्राइज़ मिले हैं बेटा। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा। 2 प्राइज़ मिले हैं बेटा। सबसे पहले नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, और कौन सी विमेन बनी है ये? 6th विमेन बनी है इस प्राइज़ को रिसीव करने वाली। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बेटा इनको एक और प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ये दोनों याद, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस और नेशनल मेडल ऑफ साइंस किस प्रेसिडेंट से मिला है बेटा? जॉर्ज बुश से मिला है, 1989 में मिला है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आप सभी को क्लियर हुआ है बेटा? से यस और नो? बेटा फर्स्ट अवार्ड है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस और सेकंड अवार्ड है नेशनल मेडल ऑफ साइंस, जो कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इनको दिया है। चलिए, When Catherine Isou died in the year 1997, Peter Raven, the director of Anatomy of Morphology, Mysore Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। ये देखो, ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। ये वाली बेटा किसने कहा है कि 99 की भी एज में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है? किसको डोमिनेट कर रही है बेटा? किसको डोमिनेट कर रही है बच्चा पार्टी? इतनी ज़्यादा एज में भी इन्होंने एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड साइंसेस में बहुत ज़्यादा जो अपना वर्क है वो दिया है। तो कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से बेटा हम ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, बट स्टिल ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं कि 99 की भी एज में इतना डोमिनेशन था, मतलब इतना वो डेडिकेटली उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर काम किया है कि पीटर रेवन ने, जो कि डायरेक्टर हैं एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी मैसूरी बॉटनिकल गार्डन के, उन्होंने उनको याद करते हुए बोला है कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड इन द प्लांट एनाटॉमी एट द एज ऑफ 99। दैट वाज द बिगेस्ट स्टेटमेंट एवर। अगर ये स्टेटमेंट कोई बोलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। बताइए, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरे बच्चों आपको क्लियर हो गया? हाँ या ना बोलो? बेटा आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग एग्ज़ाम। तो आपको जब स्टैंडर्ड बुक्स दी गई हैं NCERT, उसमें से मुझे लगता है आपको एक एक लाइन, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, घर जा कर के आप घर पर ही हो तो इसको आप रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस पेज में क्या लिखा हुआ है? The angiosperm shows such a large diversity in external structure और morphology। बेटा देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डार्क कलर्स के कपड़े पहनते हैं, है ना भाई? क्यों पहनते हैं? ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगे। सभी को ब्लैक पसंद होता है ना? तो हम लोग क्यों पहन रहे हैं? ताकि हम लोग अट्रैक्टिव लगे, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है हम वो ब्राइट कलर से भरना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी कवर कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, कि बाहर से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा है। क्योंकि बेटा आप समझिए, मुझे डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, ये जिम्नोस्पर्म है? कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर के एक्सटर्नल फीचर्स को समझना पड़ेगा।
एक्सटर्नल फीचर्स इन द सेंस मैं सिमेट्री जान सकती हूँ बेटा, मैं लीफ के पैटर्न को समझ सकती हूँ ना, आप लोग बताइए। वेरी गुड। तो मैं लीफ के पैटर्न को समझ सकती हूँ या फिर मैं रूट का स्ट्रक्चर देख सकती हूँ, मुझे उसको डाइसेक्ट, मुझे उसका टीएस ना काटना पड़े, मैं ऊपर से ही समझ सकती हूँ कि हाँ ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है। उसके लिए बेटा हमें लर्न करनी पड़ती है कि ये बायलेटरल सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री है, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है, यहाँ पर फाइब्रस रूट सिस्टम है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के वेनेशन है बेटा, यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स हैं। सो वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग to understand the different type of morphological structures we have in our nature. इसी फील्ड में आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन आता है रूट। देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे बेटा। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन डाइकॉट्स की अगर बात करूँ, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ बेटा, अगर हम रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन कर दें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी। सिंपल सा स्टेटमेंट है, in majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. That means यहाँ पर आपने एक मेजर रूट को खींच करके लंबा कर दिया and now you are searching, मिट्टी के अंदर खोद रहे हो, वहाँ पर आपको कोई सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। आपको पूछा जा सकता है कि बेटा वो कौन से प्लांट है जहाँ पर रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, तो याद रखना ज़्यादातर वो डाइकॉट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कभी कभी यहाँ पर आपको कुछ लेटरल रूट्स देखने को मिलती हैं जिसको आप सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कह सकते हैं। देखो बेटा ये आपकी प्राइमरी रूट हो गई, कभी कभी यहाँ पर आपको सेकेंडरी और कभी कभी आपको यहाँ पर टर्शियरी रूट्स देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है बेटा क्या लिखा है ये मैंने स्टेटमेंट। इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी टर्शियरी रूट। बेटा ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर मतलब होता है ये प्राइमरी है ना, ये वाली सेकेंडरी है, दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, और बेटा ये वाली टर्शियरी है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर है बेटा, कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ध्यान से। बेटा कभी कभी हम लोग टैप रूट सिस्टम की स्टडी करते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है बेटा? आप लोग कोई भी बताए मुझे कि टैप रूट सिस्टम क्या है, जिसमें एक मेन रूट होती है। और कोई बच्चा मुझे बताएगा? जब प्राइमरी रूट्स और उसके लेटरल रूट्स मिलकर के क्या बना रही है बेटा? टैप रूट सिस्टम। और कहाँ देखने को मिल रही है? मस्टर्ड प्लांट। बेटा ये नीट के अंदर लगभग 2 या 3 बार पूछा जा चुका है बेटा, गूगल पर चेक कर सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो यूजुअली पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैम ने आपको बताए हैं, एक टैप रूट के ऊपर और सेकंड बेटा मस्टर्ड के ऊपर। In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by the large number of roots. बेटा क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप लोग भी सुनिए, सब बच्चों को सुनना है ध्यान से। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वो कौन से प्लांट्स होंगे जहाँ पर प्राइमरी रूट शॉर्ट-लिव्ड होती है। सिंपल। क्या आंसर करेंगे बेटा? वेरी गुड।
मोनोकॉट्स के अंदर बेटा जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है और ये फर्दर रिप्लेस कर दी जाती है बेटा दूसरी अदर रूट से। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है बेटा कि मोनोकॉट्स के अंदर जो रूट्स हैं, मोनोकॉट्स के अंदर जो रूट्स हैं मेनली जो प्राइमरी रूट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं या लॉन्ग लिव्ड होती हैं। तो आपको चाहे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए या इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, दोनों क्वेश्चन बेटा इस लाइन में आए हुए तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए। बताओ जी, क्लियर हो रहे हैं बेटा? किस तरीके से मैम ने चीज़ों को लिखा है? चलिए, These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। बेटा देखो, मस्टर्ड का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, मोनोकॉट्स के अंदर शॉर्ट लिव रूट्स होती हैं, प्राइमरी रूट ये हमने पढ़ लिया। ऐसी रूट बेटा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये देखो, ये आपकी स्टेम है, ये उसका बेस है, यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रही है। भाई कोई प्राइमरी कोई वो नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं है कौन सी प्राइमरी रूट है, क्योंकि प्राइमरी रूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। बताओ, समझ में आ रहा है बेटा? ऐसी रूट जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है उनको क्या कहते हैं बताइए? वेरी गुड बेटा, फाइब्रस रूट सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया कि डाइकॉट्स में होता है। मस्टर्ड प्लांट का एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बेटा हमने मोनोकॉट्स के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम पढ़ा जहाँ पर प्राइमरी रूट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड थी। कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड थी। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, बेस ऑफ द स्टेम से, बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना, देखो इस लाइन में भी क्वेश्चन बना हुआ है, इस लाइन में भी क्वेश्चन बना हुआ है, इस लाइन में भी क्वेश्चन बना हुआ है। 3 क्वेश्चन मैम ने आपको बना करके दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। एक ये क्वेश्चन बना है बेटा कि व्हीट प्लांट के अंदर टैप रूट सिस्टम होगा या फाइब्रस रूट सिस्टम होगा? बताओ बेटा। फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। वेरी गुड, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है बेटा, वेरी गुड। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री, बेटा याद रखना, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री, the root arise from the parts of the plant other than the radicle and are called adventitious root system। इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं इस लाइन में। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, ऐसी रूट जो रेडिकल से ना ओरिजिनेट हो करके आपके किसी और हिस्से से ओरिजिनेट हो जाए, ऐसी रूट को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं बेटा, क्योंकि इनका जो काम होता है या तो स्टोरेज का या सपोर्ट का या प्रोटेक्शन का, ये 3 काम इनके होते हैं। तो बच्चा पार्टी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एडवेंटिशियस रूट मतलब हमने कुछ एडवेंटिशियस दे दिया, रूट्स तो उसके पास है ही, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट उसको दे दिया, और वो गिफ्ट क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स हैं बेटा। क्या है? एडवेंटिशियस रूट। पहला क्वेश्चन बेटा रेडिकल से अराइज नहीं होती है, पहला तो आपको ये याद हो जाना चाहिए बेटा। क्वेश्चन आता है मॉन्स्टेरा के ऊपर, मॉन्स्टेरा के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, बेनियन ट्री पे बना हुआ है, और ग्रास को भी आपको लर्न कर लेना है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator। बच्चा पार्टी रूट सिस्टम के काम क्या क्या होते हैं? देखिए रूट सिस्टम के जो काम है, सपोर्ट करना, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की फॉर्मेशन करना बेटा, और साथ ही साथ कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स भी देना, कुछ इंपॉर्टेंट शुगर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करना, ये सारे काम होते हैं बेटा रूट सिस्टम के। आपको पता है जब आप एक छोटा सा पॉट है,
आप अपने प्लांट को दूसरे पॉट में फिक्स कर रहे हो तो आपको मिट्टी के साथ उसको फिक्स करना होता है दूसरे प्लांट में, जस्ट बिकॉज उसका रूट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, बिकॉज प्लांट्स को कुछ टाइम लगता है उस एनवायरनमेंट में स्टेबल होने के लिए। बताओ बेटा, ये पूरा पैराग्राफ आपको लर्न हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए। चलिए बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सीनल। बेटा ये फ्लावर है, देखिए ये फ्रूट बना हुआ है, ये स्टेम है बच्चा पार्टी, ये लीफ है आपकी, है ना, ये बड है छोटी छोटी, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर बेटा, ये मेन जो है ये तो प्राइमरी रूट है, और इसकी जो लेटरल ब्रांचेस है बेटा, ये लेटरल पोजीशन पर जो ब्रांचेस बनी हुई है इसको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी रूट कहते हैं। और ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट ये दोनों मिलकर के रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। बेटा रूट सिस्टम कितने टाइप का होता है बच्चा पार्टी? भाई एक तो टैप रूट होता है, एक फाइब्रस होता है ना। दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली। हमें पता है मस्टर्ड वाला एग्जाम्पल हमने टैप में पढ़ा था, और बेटा वीट वाला एग्जाम्पल और मोनोकॉट्स वाला एग्जाम्पल हमने फाइब्रस पढ़ा था। एक और सिस्टम होता है जिसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। भाई ग्रास में पढ़ लिया, मॉन्स्टेरा में पढ़ लिया और बैनियन में पढ़ लिया। बताओ, मुझे ही नहीं लगता अब इस पैराग्राफ में कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी। अगर बेटा आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी को लर्न करना है, एक एक लाइन को समझना है। बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? मूव करूं? ओके बेटा, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी रूट है बेटा। बच्चा पार्टी, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। बेटा ये देखो, ये टैप रूट सिस्टम है, ये इसकी प्राइमरी रूट है बेटा, मतलब डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल। भाई पहली लाइन हमें याद आ गई, डायरेक्ट elongation ऑफ रेडिकल। हमने पढ़ा था डाइकॉट्स के अंदर थी, हाँ जी हमने पढ़ लिया बेटा। ये है फाइब्रस रूट सिस्टम, ये फाइब्रस रूट सिस्टम जस्ट एट द बेस ऑफ द स्टेम ओरिजिनेट होती है, और बेटा ये ज़्यादातर वीट में होती है या मोनोकॉट्स में होती है। ये भी हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया था बेटा। ये देखो बैनियन ट्री की कुछ एडवेंटिशियस रूट जो मेन प्लांट बॉडी को क्या करती है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई पोर्शन छूटा तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट, थोड़ा सा नीचे बेटा, ये वो पोर्शन है जो यूजुअली बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। यूजुअली बच्चों को समझ में नहीं आता और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कुछ तो छोड़ भी देते हैं। बट यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बहुत ही मतलब आते तो सिंपल है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स से पूछे जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। रीजन्स ऑफ द रूट, regions of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. बेटा ये देखो एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला है, इसको मैं कलर कर देती हूँ ग्रीन से। ये देखो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, मैंने इसको कवर कर दिया है ग्रीन कलर से, और बेटा इसको मैं कह रही हूँ रूट कैप। बेटा ग्रीन आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। सबसे नीचे बेटा रूट कैप है। क्या आपने कभी सोचा है सबसे नीचे रूट कैप क्यों दी गई है? बेटा आपको पता है कि एक जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ चलती है, नीचे की तरफ पॉजिटिव जो ट्रॉपिज्म शो करती है ना। आपको पता है बेटा
कि वो जिस तरीके से पेनिट्रेट करते हुए नीचे जा रही है, कभी उसको कोई केमिकल भी मिल सकता है, कभी कोई एल्कली भी पड़ी हो सकती है बेटा, कभी कोई यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके रूट को बचाने वाला ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट कैप कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन के लिए। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये लिखा देखो, इट protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap there is a region of meristematic activity. बेटा इसके ऊपर क्या है? Regions of meristematic activity, मतलब रूट कैप से कुछ मिलीमीटर्स ऊपर चले जाइए, कुछ ऊपर जाकर के देखिए, आपको एक बहुत प्यारा सा रीजन मिलेगा जिसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। और बेटा इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है? द सेल्स ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्मा। बेटा लगभग 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये देखिए, ये है स्मॉल, ये है थिन वॉल्ड और ये है डेंस प्रोटोप्लाज्मा। इस पे क्वेश्चन बना है, इस पे क्वेश्चन बना है और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आपको एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके देगा मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ में जो सेल प्रेजेंट है उनकी खास बात क्या है। अगर स्मॉल की जगह लार्ज लिखा हुआ है बेटा, स्मॉल की जगह लार्ज लिखा हुआ है तो लार्ज को रॉन्ग कर देना, स्मॉल को राइट कर देना। अगर थिन की जगह थिक लिखा हुआ है बेटा तो थिक को रॉन्ग कर देना बेटा और थिन को राइट कर देना। अगर लेस प्रोटोप्लाज्मा लिखा हुआ है बेटा, लेस प्रोटोप्लाज्मा, मैम ने आपको बता रखा है प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, तो बेटा इसको रॉन्ग कर देना क्योंकि यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। बेटा ऐसे घुमा के देगा, स्मॉल लिख देगा लेकिन थिक लिख देगा और डेंस प्रोटोप्लाज्मा। पूछेगा कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, या कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही है। तो आपको वहाँ पर अच्छे से देखना है बेटा, कॉम्बिनेशन आना चाहिए स्मॉल का, थिन वॉल्ड का और डेंस प्रोटोप्लाज्मा का। दे डिवाइड रिपीटेडली। बच्चा पार्टी में आपको जितनी भी रीजन पढ़ाऊंगी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस वाले हिस्से में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में ही वो सेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं, बहुत फास्टली डिवाइड करती हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड दिस रीजन कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। बेटा इसके ऊपर जाइए, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इन वाली सेल का काम क्या है बेटा? एनलार्जमेंट प्लस इलोंगेशन। सिर्फ इलोंगेशन मत लिखना, दोनों काम है बेटा, एनलार्जमेंट और इलोंगेशन। बच्चा पार्टी मैंने आपको रूट कैप का काम बता दिया, मैंने आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बता दिया और मैंने आपको एनलार्जमेंट और इलोंगेटेड सेल्स जो होती हैं जिनका काम क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में अपने काम को अंजाम देना। तो यहाँ पर वही सेल्स हैं बेटा जो कि इस वाले पोर्शन को एनलार्ज करेंगी, इलोंगेट करेंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है कि रीजन ऑफ, क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं है पर बन सकता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ इलोंगेशन, इन दोनों रीजन में से बेटा कहाँ पर जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली और रिपीटेडली डिवाइड करती हैं। पहले नंबर पे मैं मेरिस्टेमेटिक रख रही हूँ, दूसरे नंबर पे इलोंगेशन, या फर्स्ट नंबर पर इलोंगेशन रखूँ, सेकंड नंबर पर मेरिस्टेमेटिक रखूँ। बेटा आंसर करिए सभी बच्चे। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखूँ?
वेरी गुड बच्चा पार्टी। निधि बोल रही है मैम फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और सेकंड नंबर पर लिखेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। बहुत अच्छे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called the root hair. बेटा आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है यहाँ पर जो सेल्स होती हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होती हैं और अल्टीमेटली और इवेंचुअली किस पोर्शन को बनाती है, रीजन ऑफ मैचुरेशन को बनाती है। बेटा यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो क्या बनाएगी, बहुत ही पतले पतले डेलिकेट से स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, रूट हेयर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि रूट हेयर क्या होता है। रूट हेयर वो फाइन थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन से अराइज होते हैं। और बेटा इन रूट हेयर्स का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। सपोज करिए आपने क्या किया, प्राइमरी रूट ले ली और आपने कट कर दिए सारे रूट हेयर, तो भी बेटा क्या नहीं हो पाएगा, आपकी जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी क्योंकि मिलियन ऑफ रूट हेयर्स बेटा हेल्प करती है प्लांट के एनकरेज के लिए, प्लांट को बेटा वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। बताओ बेटा क्या ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर है? मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ पर अब आपको एक भी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि मैंने आपको रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट हेयर, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ के बताया है बेटा और ये पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का। देखो बेटा अब क्या हो रहा है, रूट्स ने खुद को मॉडिफाई किया है क्योंकि बेटा वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है बेटा कि इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट सरवाइव कर सके। जैसे होता है ना, एक बच्चा है वो बहुत सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है समझिए, तो अब वो क्या करेगा ना, वो दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेगा साथ साथ, भाई ग्रुप डी की भी कर सकता है, ग्रुप बी की भी कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, उसको एक जॉब चाहिए, तो क्यों ना वो जब एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करे। तो इस तरीके से अपने अंदर एडेप्टेशंस लेकर के आते हैं कि चलिए ये भी सब्जेक्ट हमें करना है, ये भी सब्जेक्ट हमें करना है। इसी तरीके से बेटा रूट हेयर्स और सिंपली रूट्स जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, अपने काम को अंजाम देती हैं, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स बना करके बेटा फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। चलिए पढ़ते हैं कैसे। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप, स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन absorption and conduction of water and mineral। बेटा देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि प्लांट्स ने अपनी रूट के स्ट्रक्चर और शेप को चेंज किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप को चेंज करने का मेन रीज़न यही है कि वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब तो करना ही है, साथ ही साथ हमें दूसरे फंक्शंस को भी परफॉर्म करना होता है। तो अगर आपसे जनरली मैं क्वेश्चन पूछूं कि रूट्स ने अपने स्ट्रक्चर और शेप को क्यों चेंज किया है बेटा, ताकि वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो दूसरे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सके। बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है और इस लाइन में बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नीट में लगभग 5 to 6 टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन, आप गूगल कर सकते हैं बेटा कि रूट्स ने अपने शेप और स्ट्रक्चर को क्यों चेंज किया बेटा, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। आपको क्या लगा के आना है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये पॉइंट मैम इसको मार्क कर देती है, ये वाला पॉइंट बेटा, दे आर मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट,
for the storage of food and minerals and for the respiration। 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स का ही है। यहाँ से आपको कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको 1 बाय 1 करके सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। चलिए आगे चलते हैं। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food। very important, very important बेटा। VVI लिख लीजिए, अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए बेटा। चाहे कैरेट की टैप रूट हो, चाहे टर्निप की कैप रूट हो, या बेटा स्वीट पोटैटो शकरकंदी, स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट हो बेटा, सभी के सभी का काम क्या है? स्टोरेज का। मैं आपको बता रही हूँ ना कि रूट ने अपनी शेप को और अपनी स्ट्रक्चर को क्यों चेंज किया है? सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पर आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा, कैरेट का, टर्निप का और स्वीट पोटैटो का। आपसे टर्निप के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए टर्निप के टैप रूट्स में कौन से एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, तो आपको आंसर करना है मैम स्टोरेज किया जा रहा है। बेटा टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? आई थिंक सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। चलिए, कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? हाँ जी भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर है बेटा जो बैनियन ट्री को सपोर्ट करते हैं, ऐसी रूट को हम क्या कहेंगे? प्रॉप रूट्स कहेंगे। होता था ना जब एनुअल फंक्शन में हम लोग जाते थे, ऐसे रिबन्स लेकर के, प्रॉप्स लेकर के डांस हुआ करता था, तो वो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं बेटा। और अभी होता है, आप लोग स्कूल में हैं तो एनुअल फंक्शन पहले हुआ करते थे बहुत, अभी कोविड के टाइम पे तो ये सारे फंक्शंस को बंद कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, ताकि आप लोग सेफ रहें बेटा। चलिए, तो बच्चा पार्टी अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बैनियन ट्री की जो एडवेंटिशियस रूट है जो हैंग कर रही है नीचे की तरफ, ये देखिए ये वाली रूट बेटा, ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, दीज हैंगिंग रूट्स, बेसिकली दीज रूट्स प्रोवाइड, क्या कर रही है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? वेरी गुड बेटा, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनको हम सपोर्टिंग रूट्स कह रही हैं और इनका नाम क्या है बेटा? प्रॉप रूट्स। सिंपल आपसे यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रॉप रूट्स कहाँ है बेटा, प्रॉप रूट्स कहाँ है? तो प्रॉप रूट्स हैं आपके बैनियन ट्री में। चलिए, कुछ प्लांट्स हैं बेटा जैसे, हाँ जी बोलिए बेटा। बेटा ताकि यहाँ पर क्या हो सके? सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है नॉर्मल ट्रीज के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, राइट? तो काफ़ी एडिशनल स्ट्रक्चर्स इनको चाहिए होते हैं ताकि ये अपने प्लांट्स को, अपनी पूरी बॉडी को क्या कर सके? एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूमरस आपको प्रॉप रूट्स प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हाँ जी बोलिए। बेटा एडवेंटिशियस रूट का मतलब था कि ऐसी रूट जो रेडिकल को छोड़ करके कहीं से भी ओरिजिनेट हुई हैं, उनको हम क्या कहते थे? एडवेंटिशियस रूट कहते थे। और प्रॉप रूट हमने फंक्शन के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करा है कि भाई स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या है, आपकी प्रॉप रूट का फंक्शन क्या है। ओके, तो ओरिजिन की अगर हम बात करें, अगर विदाउट रेडिकल ओरिजिनेशन हो रहा है तब हम उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं बेटा। और अगर
पूरा किसी सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर दिया जा रहा है, तब आप उसको क्या कहेंगे बेटा? प्रॉप रूट्स कहेंगे। इसी तरीके, वेरी गुड, इसी तरीके से बेटा दो एग्जाम्पल और है, मेज़ का और शुगर केन का। बेटा ये देखो, शुगर केन तो सबने खाया होगा, गर्मियों में होता है। बेटा लोअर नोड से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। पहले तो आप याद रखना लोअर नोड से हैं, ठीक है, लोअर नोड से हैं बेटा। नोड्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है नोड्स, जहाँ पर कोई ब्रांच बनने वाला हो, है ना। हर जगह तो ब्रांचेस नहीं निकलती ट्रीज़ में, कहीं कहीं पर्टिकुलर पोर्शन पर ही निकलती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपकी ब्रांच बनने वाली है या फिर बेटा कोई लीफ बनने वाली है, तब हम उसको नोड कहते हैं। बेटा कहाँ से अराइज हुई है? लोअर नोड से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बेटा इनको हम क्या कह रहे हैं? स्टिल्ट रूट्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं स्टिल्ट रूट? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होता है स्टिल्ट रूट्स का काम? सपोर्ट, ओके। बेटा ये जो रूट है ये भी क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है, लेकिन एग्जाम्पल आपको अलग याद करने हैं। अगर आपसे मेज़ में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, क्योंकि शुगर केन को सबको याद रहता है लेकिन मेज़ का याद नहीं रहता है, तो मेज़ पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। इसी के साथ साथ राइजोफोरा जो आपके दलदली इलाकों में उगती है बेटा, वहाँ पर कुछ वर्टिकली अपवर्ड रूट्स मिलती हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटा। भाई आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, है ना, आप कहाँ चले जाइए? सुंदरबन चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे मैंग्रोव्स चले जाइए, वहाँ पर बड़ा ही स्वैम्पी एरिया है, दलदली इलाका है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो प्लांट की रूट ने एक एडेप्टेशन को परफॉर्म किया। रूट्स जनरली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, बट इन्होंने नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करना स्टार्ट किया। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो अलग ही काम करते हैं, बिल्कुल अलग ही काम करते हैं। तो ये वही रूट्स हैं बेटा, ऊपर की तरफ आ रही हैं, है ना। क्यों? ताकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके या दूसरी इंपॉर्टेंट गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके। बेटा इनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूमैटोफोर्स, और ये हेल्प करती हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। चाहे एविसीनिया हो, चाहे राइजोफोरा हो, यहाँ पर आपको न्यूमैटोफोर्स मिलती हैं बेटा, और इनका काम क्या होता है? आपका ऑक्सीजन को लेना, ताकि रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प हो सके। सो आज के लिए इतना ही बेटा। आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, एक शॉर्ट रिव्यू में आपको देती हूँ। आज हमने डायरेक्ट इलॉन्गेशंस देखी, रेडिकल की, क्या होती है प्राइमरी रूट, क्या होती है सेकेंडरी रूट, ये हमने देखा। टैप रूट सिस्टम क्या होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है। टैप रूट में हमने मस्टर्ड का एग्जाम्पल पढ़ा, और बेटा फाइब्रस में हमने वीट का एग्जाम्पल पढ़ा। उसी के साथ साथ बेटा हमने क्या पढ़ा? एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ी हैं, जो रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज होती हैं। बेसिक फंक्शंस के बारे में जाना। उसके बाद हम अपनी एक छोटी सी रूट को लेकर के बैठ गए। सबसे पहले हमने रूट कैप जाना, उसके बाद हमने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को जाना, जहाँ पर स्मॉल, थिन और डेंस प्रोटोप्लाज्मा वाली सेल्स थी। उसके बाद हमने रीजन ऑफ इलॉन्गेशन को जाना, जहाँ पर एनलार्जमेंट और इलॉन्गेशन हो रहा था। उसके बाद हमने रीजन ऑफ मैचुरेशन को जाना, जहाँ पर फाइन, डेलिकेट, आपके छोटे छोटे थिन हेयर्स आपको देखने को मिल रहे थे। इसके बाद बेटा हमने देखा कि स्ट्रक्चर और शेप के बिहाफ पर रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करती है। वहाँ पर हमने जाना प्रॉप रूट्स क्या हैं, स्टिल्ट रूट्स क्या हैं और न्यूमैटोफोर्स क्या हैं। तो ये सारा आज हमने कवर किया है। होप जैसे मैम को पता है सब चीज़ें, आपको ऐसे ही फिंगर्स पे पता होना चाहिए बेटा सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। सब बच्चे पढ़ कर के आएंगे और कल फिर से ज्वाइन करेंगे।